अब हम लोग देखें बेटा, किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझिएगा, है ना। डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। बहुत सारा चीज इसमें पढ़े होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल शुरू में ही दिए थे, तो हम लोग बोले थे कि दो बॉडी को रब करो बाय फ्रिक्शन। दो बॉडी को अगर हम लोग रब करते हैं, दो न्यूट्रल बॉडी है, चार्ज नहीं है कहीं पर, और अगर हम उसको रब करते हैं और रब करके अलग कर देते हैं, तो देखते हैं कि वो चार्ज हो जाता है। लेकिन जैसे हम लोग पहले यहां पर कर रहे हैं बाई फ्रिक्शन, समझिएगा इसको। फ्रिक्शन के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं रब करके, और हमारा जो वर्क है वो हीट में कन्वर्ट करता है। वो हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेता है, और इलेक्ट्रॉन लेकर करके एक्साइट होता है। और फिर क्या होता है, दो डिफरेंट मटेरियल अगर हो, तो जिसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन चला जाता है। इसलिए जिसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जिसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर जो चार्ज होता है बॉडी के ऊपर, वो दोनों बॉडी अपोजिटली चार्ज होता है। जिसको जो चार्ज डेवलप करेगा इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट होगा साइन में। लेकिन यहाँ कंडीशन है बेटा, दोनों बॉडी जो होना चाहिए वो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। कंडक्टर को हम चार्ज नहीं कर सकते हैं इस मेथड से, क्योंकि कंडक्टर को अगर रब कीजिएगा तो सारे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम लोग लगभग बराबर ले लेते हैं। उसको रब कीजिएगा, रब करके, रब करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है किसी में ज्यादा किसी में कम नहीं होगा। मान लो एक इंस्टेंट के लिए भी, सपोज कर लो कि दो कंडक्टर है, इसको हम लोग रब किए, है ना, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो कहोगे कि इंस्टेंट के लिए ये निगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन जब रब कर रहे हैं तो ये कांटेक्ट में है। और कंडक्टर का मतलब क्या है कि फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो चार्ज फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किए, एक इंस्टेंट के लिए चार्ज भी डेवलप किया, लेकिन चार्ज, इसको हम रब कर रहे हैं दोनों को, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, फिर से चार्ज क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन जहां से आया था वहां चला जाएगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को खत्म कर देगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो बाई फ्रिक्शन चार्जिंग हम करते हैं, तो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है। बट इन दिस मेथड कंडक्टर्स कैन नॉट बी चार्ज, है ना। इसमें हम लोग केवल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को ही चार्ज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे कि फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन से अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो दोनों बॉडी नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, और जो चार्ज अपीयर होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, नेचर दोनों का अलग अलग होगा। तो दिस इज वेरी कॉमन मेथड ऑफ चार्जिंग। फ्रिक्शन से बहुत जगह चार्जिंग, ऑटोमेटिकली चार्जिंग भी होता है। जैसे हम लोग सिंथेटिक कपड़ा पहनते हैं, ड्राई वेदर हो, आप दौड़ जाएं, तो एयर मॉलिक्यूल्स, है ना, डस्ट पार्टिकल से आपके बॉडी का फ्रिक्शन होगा, है ना, और आपका बॉडी भी चार्ज हो जाएगा। आप देखेंगे, है ना, जैसे अभी गाड़ी में टेफ्लॉन कोटिंग होता है, मेटल जो है उसके ऊपर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल टेफ्लॉन का कोटिंग कर देते हैं चमकने के लिए। और अगर हाई स्पीड से गाड़ी जा रहा है और वेदर ड्राई तो उसके बाद गाड़ी को रोकेंगे तो गाड़ी का सरफेस चार्ज हो जाता है ना। गाड़ी को अगर आप छुएंगे ऐसे तो देखेंगे आपको करंट लगेगा, झटका लगेगा। फिर आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं फ्रिक्शन वाले का। जैसे गर्मी के दिन में हम लोग बाहर से अगर कहीं मूव कर रहे हैं, तेजी से आ रहे हैं, या सपोज कीजिए कि गाड़ी से ही आ रहे हैं और गाड़ी से आप बाहर आए हैं, तो आपका बॉडी भी चार्ज होता है। घर में आकर के अचानक अगर नल खोलेंगे तो चट से आवाज करेगा, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल है कि फ्रिक्शन से चार्जिंग, फ्रिक्शन से चार्जिंग का बहुत सारा एग्जाम्पल है। आप कंघी करते हैं, अगर कंघी करेंगे रात में, अगर अंधेरे रूम में कंघी करें आप, और अगर आपका सपोज कीजिए वेदर ड्राई है, तो उस कंडीशन में देखेंगे कि स्पार्किंग होगा, है ना। तो ये सब जगह आप देखते हैं
कि यहाँ पर चार्जिंग बाई फ्रिक्शन का एग्जाम, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल यानी मेटल्स के केस में हम लोग नहीं कर सकते हैं बाई फ्रिक्शन। इसलिए हम बोले कि देखिए जो है आपका, हम हमेशा जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्लास्टिक ले रहे हैं, कंघी ले रहे हैं, बाल ले रहे हैं, है ना, ये सब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर अगर एक बार इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना, तो थोड़ा देर कांटेक्ट में भी दूसरे के रहेगा तो वो उसमें नहीं जाएगा। लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, लेकिन तुरंत फिर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वो इलेक्ट्रॉन फिर से फ्लो करके, है ना, जैसे था वैसे चला जाएगा। इसलिए हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे कि कंडक्टर्स को ऐसे चार्ज नहीं करते हैं, नॉन कंडक्टिंग बॉडी को हम लोग इस तरह से चार्ज करते हैं। फिर हम लोग देखें कंडक्शन, यहाँ सॉरी फ्रिक्शन हम लोग किए। दूसरा एक और अच्छा मेथड है बेटा, बाई इंडक्शन। बाई इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये समझना है अच्छे से। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कंडक्शन भी होता है और इंडक्शन भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हम दोनों को साथ में करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड बाई कंडक्शन। ये दोनों जो है बेटा कंडक्टर्स के लिए अप्लीकेबल है। कंडक्शन में क्या हुआ कि कोई भी बॉडी अनचार्ज है, उसको चार्ज करना है, तो आप क्या करेंगे कि उसको चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे, है ना। ये दोनों जो है यूज फॉर कंडक्टर्स। ये जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, वो कंडक्टर्स के लिए करते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हम लोग कर सकते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए भी, लेकिन वहां पर जो चार्जिंग होगा वो सफिशियंट नहीं होगा, बहुत हल्का चार्जिंग आएगा। हम एग्जाम्पल से समझाते हैं इसको। तो बाइक कंडक्शन, ये तो प्योरली कंडक्शन टर्म ही आ रहा है ना, किसके लिए, कंडक्शन वही होगा जहां कंडक्टर होगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं स्पेशली फॉर कंडक्टर्स। ये कंडक्टर्स के लिए भी करेंगे और इंसुलेटर्स के लिए भी करेंगे, लेकिन इंसुलेटर्स में चार्जिंग जो होगा वो बहुत कम होगा। हम एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा। कंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग कहते हैं कि अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी इज brought in contact, brought in contact with charge body। चार्ज बॉडी, बॉडी कहने का मतलब कंडक्टर। अनचार्ज कंडक्टर को हम लोग क्या करेंगे, चार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में लाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कोई भी बॉडी, सपोज कीजिए ये अनचार्ज है और यहां पर ये एक बॉडी चार्ज है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, पॉजिटिव चार्ज हम दिखा रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होगा, क्योंकि कांटेक्ट में ले आए दोनों को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज है ना, ये न्यूट्रल स्पेसीज है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और आकर के इस चार्ज को कम करना चाहेगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा मतलब यहाँ पर भी चार्ज पॉजिटिव अपीयर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। यानी हम लोग जब भी कंडक्शन करेंगे तो कंडक्शन में जो चार्ज आएगा उसका नेचर सेम होगा। अगर हम लोग ये बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर हम निगेटिवली चार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि कंडक्शन में क्या होगा, द टू बॉडीज विल कम इन कांटेक्ट, कांटेक्ट में आकर के चार्ज का शेयरिंग करेगा, ये चार्ज इसको दे देगा, शेयर कर लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से भी हम लोग
कंडक्टर्स को चार्ज करते हैं। और नेचर जो यहाँ चार्ज का होगा, जो अनचार्ज बॉडी है, इट विल एक्वायर सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज। जिस बॉडी के कांटेक्ट में हम लाएंगे, है ना, उसी के तरह का चार्ज इस पर अपीयर होगा। तो दिस इज चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स शेयरिंग से यहां पर चार्ज हुआ। इंडक्शन हम लोगों को समझना है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करते हैं बेटा, तब थोड़ा ज्यादा आसानी समझ में आएगा। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। आप जानते हैं कि कहीं भी दो चार्ज स्पेसीज है और दोनों को रखेंगे तो उसके बीच में इंटरेक्शन फोर्स लगेगा। फोर्स का नेचर हम लोग एग्जाम्पल पहले ही दिए थे, रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ये इंटरेक्शन क्यों होता है, इस इंटरेक्शन का कारण क्या है? तो इसका जो कॉज है बेटा, कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं भी कोई चार्ज स्पेसीज रखिएगा तो वो अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है ना। एवरी चार्ज स्पेसीज, एवरी चार्ज स्पेसीज क्रिएट्स फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो अगर उसके फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है तो भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और जहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का कारण हमेशा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको समझने के लिए बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इट इज हाइपोथेटिकल थिंग, है ना, टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ अ चार्ज स्पेसीज नियर अबाउट इट, है ना, वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस ज्यादा अगर इफेक्ट है तो हम फील्ड लाइन कहेंगे कि ज्यादा होगा, और अगर इफेक्ट कम है तो हम लोग कहेंगे कि फील्ड लाइन कम होगा। तो कन्वेंशन हम लोग यहाँ पर एक लेते हैं कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा यहाँ पर अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग, फील्ड लाइंस को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहां पर हम दूसरे तरह से डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग लॉजिकली डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसा हम लोग कहें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ऐसा नहीं कि लाइन होता है, जस्ट ये हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी भी चार्ज के इफेक्ट को समझने के लिए इस तरह का एक कंसेप्ट लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अभी हम बोले कि कोई भी चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे या नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो इसके आसपास एक फील्ड होगा, है ना, इसके आसपास पूरे ये फील्ड कहां पे जाएगा, इन्फिनिटी तक फील्ड होगा। और इसके फील्ड में फिर अगर दूसरे चार्ज को रख देंगे तो ये भी अपना एक फील्ड जनरेट करेगा और वो दोनों फील्ड एक दूसरे को इंटरैक्ट करेगा, और उसी इंटरैक्शन के कारण दो चार्ज स्पेसीज एक दूसरे को इंटरैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है क्या? तो अभी हम लोग कहते हैं बेटा कि ये एक मैसेज है। कोई भी चार्ज अगर आप रखते हैं तो अपने चारों तरफ ये एक मैसेज प्रोवाइड करता है, और इसी मैसेज को हम लोग कहते हैं कि ये लाइंस ऑफ फोर्स है। हम लोग ग्राफिकली ऐसे दिखाते हैं बेटा,
अगर ये चार्ज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग कहेंगे कि ये ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स को इमिट करेगा। उसी तरह से हमारा कन्वेंशन है कि अगर कोई नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज है तो उस मैसेज को एक्सेप्ट करता है। मान लो हम लोग कह रहे हैं ये Q1 है, ये Q2 है, तो कन्वेंशन हमारा ये है कि पॉजिटिव चार्ज जो है लाइंस ऑफ फोर्स को इमिट करता है, यानी ये मैसेज इमिट करता है, प्रोवाइड करता है, और उसी तरह के मैसेज को ये एक्सेप्ट करता है। जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा नेगेटिव, उतना ज्यादा मैसेज एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखेगा, कैपेसिटी रखेगा। जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा ये मैसेज को इमिट करेगा। ऐसा कन्वेंशन हम लोग क्यों किए? तो हम लोग कन्वेंशन का कारण ये देते हैं कि दिस स्पेसीज इज पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब कि दिस स्पेसीज हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन्स। इसका अपना कुछ जो इलेक्ट्रॉन था, है ना, वो लूज कर दिया गया, है ना, इलेक्ट्रॉन इसका खो गया है ना। तो यहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, ठीक है ना। तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि जिसका कुछ खोता है वही मैसेज प्रोवाइड करता है कि मेरा खो गया, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो लूजर है इलेक्ट्रॉन का, ये मैसेज प्रोवाइड करता है, मैसेज इमिट करता है, और इसके पास इसका खोया हुआ चीज इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो उस मैसेज को ये क्या करता है, रखना, मतलब एक्सेप्ट करना चाहता है। तो कन्वेंशन हमारा यही है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज इमिट करता है और निगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करता है। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, है ना, एज अ मैसेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। और लार्जर द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ग्रेटर विल बी द चार्ज, या इसका रिवर्स उल्टा कहें हम कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ चार्ज लार्जर विल बी द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। यानी हमारा जो कन्वेंशन है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्यू। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। तो यहां पर अब आप यहां से बता सकते हैं Q1 Q2, अगर आपसे कोई पूछे कि Q1 बाई Q2 कितना है, तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स के प्रोपोर्शनल, यहाँ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स काउंट कर लीजिए। यहाँ है 3 3 8 है बेटा यहाँ, और वहां 4 है, और यहाँ इमिट किया जा रहा है, वहां एक्सेप्ट किया जा रहा है, मतलब चार्ज का नेचर अपोजिट है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू -2। माइनस साइन बता रहा है कि दोनों का नेचर अपोजिट है, और Q कहने का मतलब कि Q1 जो है Q2 के मैग्नीट्यूड का डबल है ना। तो ये है कंसेप्ट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। अगर इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां तक पहुंचता है तो ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, है ना। अगर नहीं पहुंचता है तो इंटरेक्शन नहीं होगा। ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स पहुंचता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। कम लाइंस ऑफ फोर्स पहुंचता है, कम इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ऐसे इससे दूर चले जाएं तो आप देख रहे हैं कि नंबर डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे दूर जाएंगे तो नंबर डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर यहाँ हम देखें और यहाँ हम देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स हम 8 दिखाए हैं, है ना। तो 8/4 पाई r स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ पर लेंगे तो 8/4 पाई r स्क्वायर, लेकिन r यहाँ ज्यादा है। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया घटते जाएगा, है ना, नंबर डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स घटते जाएगा। यानी अगर एक चार्ज से दूसरे चार्ज को ज्यादा दूरी पर रखेंगे तो वहां पर जो है इंटरेक्शन फोर्स कम हो जाएगा, इंटरेक्शन फोर्स वहां पर कम हो जाएगा। या हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि नंबर डेंसिटी जो है 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा
वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा, जो कि कूलम्स लॉ में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट हम दिए बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तब वहां हम डिफाइन दूसरे तरह से करते हैं। जो बच्चा पढ़ा है उसको आइडिया भी होगा कि इट इज डिफाइंड एज अ कंटिन्यूअस कर्व फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब पढ़ेंगे तब कहेंगे, लेकिन अभी हम लोग चार्ज का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो चार्ज के इंट्रोडक्शन में हम लोग जो बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, तो इट इज सिंपली अ मैसेज, है ना, मैसेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये चीज हम लोग देखें यहाँ पर। अब हम लोग देखें बेटा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन की जो बात कर रहे थे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, और इस पर क्वेश्चन पूछने पर कभी कभी बच्चा जो है गलती कर देता है। जैसे अगर हम कहीं भी दें ये चीज लाइक चार्जेज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आप कहेंगे कि ये तो हम पढ़े ही है कि लाइक चार्ज रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, यही तो प्रिंसिपल है। लेकिन लाइक चार्जेज जो टर्म आ गया बेटा, लाइक चार्जेज, कोई भी दो चार्ज बॉडी अगर हम ले लेते हैं, मान लो ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये बॉडी है, कंडक्टर्स है मान लो, तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो बॉडी के केस में जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि टू कंडक्टिंग पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो आप बोलेंगे कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप लोग पढ़े भी हैं, ये जरूरी नहीं है। तो एक्चुअली जो हम लोग पढ़ते हैं कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, इसमें हम लोग कुछ छोड़ देते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है ना। यानी हम लोग कहेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो लिखाए थे वहां लिखिएगा कि टू लाइक पॉइंट चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ऑलवेज रिपेल ईच अदर। टू लाइक पॉइंट चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, बॉडी के केस में ये जरूरी नहीं है। वेयर एज अनलाइक पॉइंट, अब अनलाइक हो गया तो पॉइंट चार्ज या बॉडी है उसमें अट्रैक्शन होगा। वेयर एज अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में फंसाता है इस तरह से, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो आपको लगेगा कि हाँ लाइक चार्ज तो रिपेल करता ही है, स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन लाइक चार्जेस पॉइंट अगर हटा दिया ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है। अब क्यों अप्लीकेबल है उसको हम समझेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग यहां देखें कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या हुआ, टू लाइक पॉइंट चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर वेयर एज टू अनलाइक पॉइंट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पॉइंट चार्ज के लिए दिया गया है। अब देखो बेटा यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है कि अगर कोई भी एक चार्ज बॉडी है, कोई भी हम किसी भी तरह का बॉडी आर्बिट्ररी शेप का बना सकते हैं, कोई भी चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है, और यहां पर हम एक अनचार्ज बॉडी रखते हैं, अनचार्ज बॉडी।
तो ये क्या करेगा, अपना एक फील्ड जनरेट करेगा। ये अनचार्ज बॉडी है बेटा, तो इसमें देखो कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, उसमें कुछ न कुछ तो इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि लूजली बॉन्डेड है। तो अगर ये कंडक्टर्स है तो कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो उसमें लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो पूरे बॉडी में मूवमेंट के लिए फ्री होता है, और जो इंसुलेटर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे बॉडी में मूवमेंट के लिए फ्री नहीं होता है ना। तो क्या होगा, जैसे अगर मान लो कि ये इंसुलेटर है, समझना इसको, मान लो ये इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर है तो क्या होगा कि इसके अंदर जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में जैसे HCl है, तो तुम जानते हो HCl में पोलैरिटी होता है, ये थोड़ा प्लस ये थोड़ा माइनस। तो अगर इसमें बहुत सारा ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और अगर हम इसको चार्ज स्पेसीज के सामने ला दें तो इधर पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि इस स्पेसीज, जैसे मान लो यहाँ पर H प्लस है और डेल्टा H प्लस ऐसा, और डेल्टा यहाँ माइनस है, तो ये क्या होगा कि ऐसे घूम जाएगा, घूम करके इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आ जाएगा। या मान लो कि ये न्यूट्रल स्पेसीज है, तो न्यूट्रल स्पेसीज है जैसे ClCl है, ये न्यूट्रल स्पेसीज है, इलेक्ट्रॉन यहां पर, लेकिन जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहां सोचते हैं कि ये अनचार्ज स्पेसीज है तो इसके अंदर पोलराइजेशन होगा, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो पोलराइज होने लगेगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ऐसे, ये नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे, हम नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे। तो अगर इस तरह का केस हुआ बेटा तो आप देख रहे हो कि इधर वाला जो इंड है, ये नियरर इंड, इधर पर नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट आ जाएगा। यानी किसी भी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं तो नियरर इंड जो है अपोजिट चार्ज एक्वायर कर लेगा, और इधर फार्दर इंड जो है क्या होगा, सिमिलर चार्ज एक्वायर करेगा। लेकिन स्टिल ये स्पेसीज अभी न्यूट्रल है, यानी जिधर यहाँ पर जितना निगेटिव आएगा उतना ही यहाँ पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर बेटा ये कंडक्टिंग हुआ तो कंडक्टिंग हुआ तो पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूवमेंट के लिए फ्री है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, क्या होगा, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, है ना, ऐसे, और इधर ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर अपीयर हो जाएगा। अगर ये कंडक्टर है तो ये फिनोमिनन बहुत ज्यादा होगा, और अगर इंसुलेटर है तो बहुत कम होगा, लेकिन होगा जरूर, है ना। तो ये जो फेनोमेनन है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कोई भी, अगर हम एक अनचार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के पास लाते हैं, कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, पास लाते हैं, व्हाट हैपेंस एक्चुअली, द नियरर end of uncharged body acquires some opposite charge, while the farther end of the uncharged body acquires similar charge, है ना। This phenomenon is known as electrostatic induction। अब इंडक्शन इस पर कितना होगा वो डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स पर करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन समझ गए आप, कि कोई भी, अगर हम लोग अनचार्ज बॉडी को किसी भी चार्ज बॉडी के पास लाएंगे तो क्या होगा, नियरर इंड, सपोज कीजिए यहाँ पर चार्ज Q है ना, और यहाँ पर चार्ज सपोज कीजिए ये -Q हुआ तो ये +Q होगा, ठीक है ना। यानी अगर इंड्यूस चार्ज, टोटल इंड्यूस चार्ज की बात करें तो 0 है। इंडक्शन के कारण बॉडी पर, इस बॉडी पर नेट चार्ज हमेशा 0 रहेगा, जितना निगेटिव इंड्यूस होगा उतना ही पॉजिटिव इंड्यूस होगा। हमेशा ध्यान रखना है इसमें कि इंडक्शन के कारण जो है ना, इंडक्शन जो हम फिनोमिनल लेंगे उसमें दोनों बॉडी को कांटेक्ट में नहीं लाएंगे। इंडक्शन इंसुलेटर में भी होगा और कंडक्टर में भी होगा, लेकिन कंडक्टर में ये डोमिनेट करेगा, इफेक्टिव होगा कंडक्टर में, ये जो इंड्यूस चार्ज है वो बहुत ज्यादा होगा।
इंसुलेटर में अगर डिस्टेंस ज्यादा कर दीजिएगा तो ये बहुत कम होगा, पता भी हम लोगों को नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब हम लोग जो बात हम लोग किए थे कि इलेक्ट्रोस्टैट, अभी तो हम देख रहे हैं कि ये पूरे बॉडी पर अभी चार्ज जीरो है, न्यूट्रल है, ये बॉडी चार्ज हुआ कहाँ। तो अगर आपको इंडक्शन से बॉडी को चार्ज करना है तब इसको कंडक्टर होना चाहिए, है ना। अगर ये इंसुलेटर है तो फिर हम उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं, अब हम लोग इसको समझेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए इसमें पहले, तब हम लोग थोड़ा बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और हम लिख लेते हैं, व्हेन एन अनचार्ज बॉडी is brought near a charged body, the nearer end of uncharged body acquires some opposite charge, while the farther end of of uncharged body acquires some identical charge. इसका आगे अपने से लिख लिए, दिस फेनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, this phenomenon is known as electrostatic induction। इस फेनोमेनन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हम फिगर से यहां दिखा रहे हैं बेटा कि ये अनचार्ज बॉडी है, और इधर हम एक चार्ज बॉडी ला के रखे हैं। ये Q है, और यहां हम दिखा रहे हैं इधर थोड़ा नेगेटिव चार्ज, इधर हम दिखा रहे हैं बेटा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। -Q -Q +Q हम ऐसे लिख देते हैं बेटा Q1 Q2। तो इस प्रोसेस में हमेशा ध्यान रखेंगे Q1 इज ऑलवेज इक्वल टू Q2। जितना यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होगा उतना ही पॉजिटिव इंड्यूस होगा, और ये जो Q का जो मैग्नीट्यूड देख रहे हैं ये लेस देन इक्वल टू Q, कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, नॉर्मली कम ही होता है। Q लेस देन इक्वल टू Q, ठीक है ना। अब हम लोग को देखना है बेटा कि ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ यहाँ, इसका मैग्नीट्यूड किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। फैक्टर्स affecting magnitude of induced charge।
ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज। तो सबसे पहले इसका नेचर, ये जो बॉडी है, नेचर ऑफ अनचार्ज बॉडी है ना। सबसे पहला यहां आप लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे नेचर ऑफ अनचार्ज बॉडी। और हम लोग कह सकते हैं और द बॉडी और द नेचर ऑफ बॉडी ऑन विच इंडक्शन अकर्स। अब एक और बात यहां पर बोलेंगे बेटा, कि हम इंडक्शन में दिखाए हैं कि ये अनचार्ज बॉडी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा अनचार्ज बॉडी में ही इंडक्शन होगा। इंडक्शन जो है चार्ज बॉडी में भी होता है, लेकिन समझने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि ये अनचार्ज बॉडी लिए हैं। कोई भी बॉडी अगर हो, ठीक है ना, कोई भी बॉडी अगर यहाँ पर हो और यहाँ पर हम एक चार्ज बॉडी रखते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा कि इस पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एडिशनल अपोजिट चार्ज आएगा और यहाँ पर कुछ पहले से चार्ज है इस पर, मान लो तो पहले से चार्ज है तो पहले से तो चार्ज रहेगा ही, लेकिन अगर हम इसको एक दूसरे चार्ज बॉडी के पास ले आए, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर जितना पहले से चार्ज था, हो सकता है पहले से पॉजिटिव हो, पहले से निगेटिव हो, है ना, जो भी हो, लेकिन यहाँ पर कुछ एडिशनल चार्ज आएगा और उस एडिशनल चार्ज का जो नेचर होगा इसके अपोजिट होगा। यहाँ पर कुछ एडिशनल चार्ज आएगा, उस एडिशनल चार्ज का जो नेचर होगा इसके सिमिलर होगा। तो ऐसा नहीं समझिएगा, हम समझाने के लिए यहाँ पर अनचार्ज बॉडी रखते हैं, लेकिन इंडक्ट मान लो क्वेश्चन पूछ दे कि इंडक्शन अकर्स इन केस ऑफ अ चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी या टू चार्ज बॉडी, तो बोथ चार्ज एंड अनचार्ज और टू चार्ज, ये दोनों में ही इंडक्शन होगा। ये बात हमेशा समझना है। और दूसरा चीज समझना है कि जिसमें हम इंडक्शन की बात कर रहे हैं उसमें हम कहते हैं नियरर इंड और फार्दर इंड, यानी वो बॉडी होना चाहिए, उसका कुछ डायमेंशन होना चाहिए जिससे ये नजदीक और ये दूर हो। अगर हम सपोज कर लो कि एक चार्ज स्पेसीज है और यहाँ पर एक पार्टिकल रख देते हैं, पॉइंट रख देते हैं बेटा, अब इस पॉइंट में नियरर और फार्दर आप बता ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे अगर हम कहेंगे कि पॉइंट डायमेंशन, यानी पार्टिकल अगर पॉइंट मास हो, है ना, बहुत छोटा सा मास हो, तो हम कहेंगे कि वहां पर इंडक्शन नहीं होता है। तो इंडक्शन जिस पर भी हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना, उसका सर्टेन डायमेंशन होना चाहिए, उसका कुछ पॉइंट का डायमेंशन नहीं होता है। पॉइंट में हम लोग कहते हैं कि उसका वॉल्यूम हम लोग 0 मान लेते हैं, है ना। तो लेकिन अगर कोई बड़ा बॉडी है तो उसमें नियरर एंड फार्दर कह सकते हैं, पॉइंट में हम नियरर और फार्दर नहीं कह सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इंडक्शन की अगर बात हम करें, हम समझे हैं कि ये चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी, लेकिन अगर ये चार्ज होता तब भी इस पर इंडक्शन होता, ठीक है, पहले से जो भी चार्ज है, लेकिन ये इंड्यूस चार्ज यहाँ अपीयर होगा। मान लो पहले से ही अगर नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज घट जाएगा, ठीक है ना। पहले से अगर ये पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हुआ तो घट जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बेटा हम लोग समझते हैं इंडक्शन। तो नेचर ऑफ अनचार्ज बॉडी, है ना, इसलिए लिखे यहाँ पर, और द नेचर ऑफ बॉडी ऑन विच इंडक्शन अकर्स, जिस पर इंडक्शन हो रहा है उस बॉडी के नेचर पर डिपेंड करता है। और मैक्सिमम इंडक्शन अकर्स, मैक्सिमम इंडक्शन अकर्स इन केस ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में इंडक्शन मैक्सिमम होगा। अगर ये कंडक्टिंग बॉडी है तो इसमें इंडक्शन बहुत ज्यादा होगा, इंसुलेटिंग बॉडी है तो बहुत कम होगा, जो पहले ही बोले थे। उसके बाद बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज, इसको कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज, ये था इंड्यूस चार्ज और ये है इंड्यूसिंग चार्ज।
तो दूसरा लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज, greater the magnitude, greater will be the induction. Magnitude of inducing charge, यानी greater the magnitude, greater will be the induction. ज्यादा चार्ज अगर ये है तो ज्यादा इंडक्शन होगा, कम चार्ज है तो कम इंडक्शन होगा। फिर है कि ये दोनों बॉडी के बीच डिस्टेंस कितना है, दूर बहुत कर दीजिएगा तो इंडक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा, सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज, separation between the two bodies, a smaller the distance, larger will be the induction. A smaller the distance, larger will be the induction, and vice versa. और एक और फैक्टर है बेटा, ये यहां पर चार्ज का डेंसिटी कितना है। चार्ज मान लो Q है और बहुत ज्यादा फैला हुआ है, माने बड़े बॉडी पर Q चार्ज है और छोटे बॉडी पर Q चार्ज है, तो छोटा बॉडी जो होगा वो ज्यादा इंडक्शन क्रिएट करेगा। तो लिख लीजिएगा, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज, चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज, larger the charge density, greater will be the induction. Larger the charge density, greater will be the induction. Larger the charge density, greater will be the induction. तो आज हम बेटा यहीं पर क्लोज करेंगे, क्योंकि लेक्चर लंबा होगा। ये कंसेप्चुअल है बहुत, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा किए। और कल फिर हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, अगले क्लास में फिर हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। इस पर और भी कुछ बहुत सारा चीज हम जो फेनोमेनन है उस सब चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम यहीं पर इसको ओवर कर रहे हैं।